जय हिंद दोस्तों, मैं नईम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। मनोज कुमार, चमन, दिनेश, सुशांत, वीके, पूनम, आदिल, रोहन, प्रतिमा, राम भक्त, अभिषेक, विजय, प्रदीप, ज्योति, जोरा, कार्तिक, मनीष, नितेक, विवेक, मोहिनी, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग आ चुके हैं आज आपका मुगल वंश पर। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही और कितने वर्षों तक रही। बोलेंगे एक बार। जो दिल्ली सल्तनत थी उसका कुल कितने वर्षों का शासनकाल था। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आप कहेंगे भैया 1206 से लेकर के अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। यानी कुल मिलाकर के 320 वर्षों का शासनकाल हम पढ़ चुके। ठीक है। और ये लोग कौन थे इसमें मैंने आपको बताया था। तो हमने बात की थी सबसे पहले, इनसे पहले कौन आए थे, आपका अरब। और ये लोग बेसिकली कौन थे, ये लोग थे आपका तुर्की। कौन लोग थे ये तुर्क लोग थे। तुर्क शासन के बाद में कौन आया आपका, मैंने बताया लोदी वंश जो था वो लोग अफगान थे। प्रथम अफगान वंश उसको हम कहते हैं। और अफगान भी खत्म हो गए, लोदी अफगान ही है। तो अफगानों को खत्म होने के बाद में जो आए वो आएंगे आपका मुगल, जिनकी हम आज शुरुआत करेंगे। ठीक है। मुगलों की बात करते हैं तो मुगल कब आए भारत में, 1526। कल ही हमने पानीपत प्रथम पढ़ा। और 1526 से लेकर के 1857 तक देश में कौन रहेंगे, वो मुगल रहेंगे। 1857 बहादुर शाह जफर द्वितीय, और इधर बाबर से शुरू होकर के। तो कुल कितने वर्ष तक मुगल भारत में शासन करते रहे, आप बता सकते हैं। मुगलों का भारत में कितने वर्षों तक शासन रहा। जैसे दिल्ली सल्तनत रही 320 वर्ष। तो यहां पर बच्चा गलती करता है। बच्चा समझता है कि 1526 के बाद में आपका 1826, 26, 326 और आपका 331 वर्ष बच्चा भूल कर देता है। जबकि ये भूल आपको नहीं करनी है। 331 वर्षों तक शासन नहीं रहा है। ये जो टोटल 331 वर्ष हैं, इनमें एक सूरी वंश आया बीच में, जो शेर शाह सूरी का वंश था। और शेर शाह सूरी आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत की धरती से खदेड़ दूंगा। और उसमें शेर शाह सूरी कामयाब भी हुआ। तो जो सूरी वंश था उसने मुगलों को दिल्ली से क्या कर देगा, गायब कर देगा। और 1540 से 55 तक ये रहा सूरी वंश। शेरशाह सूरी नहीं रहा 15 वर्षों तक। शेरशाह सूरी नहीं रहा, पूरा सूरी वंश रहा। शेरशाह सूरी तो इनमें बस 5 साल शासक रहा, 1540 से 45। ठीक है भाई। आवाज नहीं आ रही है अभी, क्या तुमने क्या चेक किया है भाई। तुम लोग आधा घंटा 10 मिनट क्लास भी लेट शुरू कराई, बोले कि सब ठीक है। अब बताओ क्या किया जाए। अब मैं इसको फिर से 1 घंटे पकड़ूं माइक को, ये नहीं आता है संभालने में भाई, फोकस आता है। चलो फिर से वही करेंगे, हमारे पास यही इलाज है। तुम लोग यार ध्यान क्यों नहीं देते हो भाई। आधे घंटे में तुम इसको कई बार चेक कर सकते थे। बच्चा एक बार बताएंगे, मैं फिर से वही करूंगा। यही मजबूरी है, रियली सॉरी कि ये इसकी टेक्निकल चीज़ें मैं थोड़ी कम जानता हूँ, और आज जान लूंगा मैं इनको भी। आज खुद ही ठीक करूंगा मैं इसको। अभी ठीक है आवाज, एक बार बोलेंगे। अभी ठीक है भैया, बताना एक बार। यही कर सकते हैं, बताना तुम मुझे एक बार। ठीक है। माइक हाथ में लेके फोकस नहीं बन पाता है। तो 15 वर्ष क्या रहा, सूर्य वंश रहा है। तो टोटल 331 में से हमेशा 15 वर्ष आपको माइनस करने होंगे। एक बार थम्स अप कर दें, जान गए 15 वर्ष क्यों माइनस करेंगे। क्योंकि 15 वर्षों तक क्या रहा है, 15 वर्षों तक प्यारे बच्चे क्या रहा है, आपका सूर्य वंश का शासनकाल रहा है। तो क्या बोलेंगे, 331 से 15 हमेशा माइनस करेंगे। तो मुगल कितने दिन रहे हैं, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए 316 वर्षों तक मुगल रहे हैं। 316 वर्षों तक मुगल रहे हैं। ठीक है जी, आगे आएंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मुगल पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य
आप कहेंगे भैया मुगल शब्द का अर्थ क्या है? मंगोलों को जानते हो, यस और नो? जो मध्य एशिया से भारत में बार बार आक्रमण करते थे, ये मंगोल जाति थी। मैंने आपको बताया था ये लोग पहले बौद्ध थे, ठीक है, समानिष्ठवादी, जो हिंसा का प्रयोग करने लगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो अहिंसा की शिक्षा दी जाती है। जो मंगोलों के वंशज थे, इन मंगोल के जो वंशज हुए, जो आगे आने वाली पीढ़ियां थी, ठीक है, जिन्होंने क्या कर लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। जैसे मैंने बताया था आपको, भारत में ही इस्लाम कबूल किया गया, जलालुद्दीन खिलजी के समय कितने सारे लोगों ने किया, मंगोलपुरी बसा। तो इस्लाम इस्लाम मानने वाले वो लोग जिन्होंने इस्लाम को क्या कर लिया, आपका स्वीकार कर लिया, तो वो लोग कौन बने? आपका मंगोलों के वंशज थे, उन्हीं को कहा गया मुगल। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार। बच्चा दूसरा ही माइक लगाया है, नया माइक लगाया है, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अभी भी आवाज की दिक्कत है। मैं उंगली में भी लपेट लिया, देखना उंगली में भी गड्ढा हो गया इसमें, लपटे लपटे पिछले 1 घंटे लिपटा हुआ था। क्या करूं तुम लोगों के लिए? भाई क्यों नहीं करते हो यार? प्लीज कर लो इसको। होगी तो टेक्निकल एरर ही ना कोई। अभी क्या दिक्कत है? ये नया है, ये लीड क्यों, लीड पुरानी क्यों लगाई है फिर तुमने, जो तुम लोगों को पता था? तुम्हें क्या पता कि लीड में दिक्कत नहीं थी? बस माइक ने बोल दिया था क्या कि लीड में दिक्कत नहीं है? हम्म, इसीलिए तो मैंने क्लास पहले जल्दी खत्म की थी कि भाई तुम लोग चेक कर लो उसको भाई। अब बताओ क्या सॉल्यूशन हो इसका? वो ये मंगा लो इसका, इसको बदल के देख लेते हैं एक बार। सर साउंड ठीक आ रही है, ठीक है ठीक है। चलो भाई, तो मंगोलों के वंशज थे इस्लाम मानने वाले। तो ये जो मंगोल लोग थे, मैंने कल आपको बताया 1526, एक बार फोन में चला के देखो अपने में, अभी बच्चे ठीक बता रहे हैं। अब बीच में कुछ होता तो कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसा समझो तुम लोग पढ़ाई करते रहते हो, गांव में डीजे आ जाता कभी कभार, आज आज मैनेज कर लो, कराएंगे इसको ठीक अभी। नहीं, अब क्लास के बाद बदलना जब ठीक है, तो बच्चे बता रहे हैं ना, ठीक है। चलो, संस्थापक हैं इसके कौन? बाबर। कहाँ? बाबर कहाँ से आया कभी भी पूछे तो बाबर आया है आपका उज्बेकिस्तान, आज के वर्तमान उज्बेकिस्तान से। परगना में इसका जन्म हुआ था, पहले कॉमन चीज इसके बारे में जाने। जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ, ठीक है। परगना एक जगह का नाम है उज्बेकिस्तान में। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कहाँ थे? इस फरगना के ही सूबेदार थे। लेकिन क्या हुआ दरअसल में, इनके पिता से प्यारे बच्चे आपका फरगना छीन लिया गया था। ये बात भी तुमको याद रखनी होगी, ठीक है? क्या बोलोगे? इनके पिता से क्या हुआ था, आपका फरगना छीन लिया गया था। अब जब छीनने में मतलब पहले ये होता ही था कि भाई अपने राजपाट को बचाना बड़ा कठिन था, पड़ोस से आक्रमण होते रहते थे। देखेंगे ध्यान से, पिता की तरफ से पांचवी पीढ़ी तैमूरलंग से संबंधित है, किसकी? बाबर की, ठीक है। पिता की तरफ से मतलब एक पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, इसके पिताजी, इसके पिताजी, इसके पिताजी। तैमूरलंग को जानते हो? तैमूरलंग भारत कब आया था, कमेंट सेक्शन में बोले तो आप कहेंगे भैया नसरुद्दीन महमूद के समय उसका आक्रमण हुआ था भारत में 1398 में, ठीक है। माता की तरफ से ये 14वीं पीढ़ी से था। चंगेज खां याद है, 1221 इल्तुतमिश के समय जो आने का प्रयास कर रहा था, यानी चंगेज खान और पुराना है, चंगेज खान और पुराना है। तो आप क्या बात समझोगे कि आपका चंगेज खान था 1221 में और ये 1398 में, तो चंगेज खान ज्यादा पुराना है ना। तो चंगेज खान की तरफ से कौन सी पीढ़ी थी? 14वीं पीढ़ी। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 14वीं पीढ़ी, ठीक है। तो चंगेज खान से संबंधित है। अब मैंने कहा ये दोनों ही क्रूर शासक रहे, दुनिया में इन्होंने बड़े नरसंहार किए, इन्हीं की पैदाइश है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, इन्हीं का ब्लड है बाबर, ठीक है। बाबर ने समरकंद को 1497 में जीता। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब समरकंद क्यों जीता है इसने? दरअसल में जो बाबर का पिता है उमर शेख मिर्जा, इससे क्या कर लिया गया था? इससे समरकंद छीन लिया गया था, ठीक है।
इससे समरकंद छीन लिया गया था और मुकीम आर्गोन और उसके सहयोगी लोग थे जिन्होंने इसको छीना था, समरकंद। तो बाबर ने भी प्रयास किया था इसके लिए आपका 1494 में, लेकिन यहां बाबर क्या रहा, असफल रहा। यानी बाबर अपने पिता के खोए हुए क्षेत्रफल को वापस नहीं पा सका। तो आप समझ सकते हैं बाबर की उम्र इस समय क्या थी, लगभग 11 वर्ष थी। और जब ये जीता है तो इस समय इसकी उम्र कितनी है, तो आप कहेंगे 14 वर्ष में तो बाबर ने अपने पिता की खोई हुई जागीर समरकंद को वापस ले लिया था। ठीक है, तो कहने की मतलब है कि बाबर एक ब्रेव व्यक्ति है, बाबर एक ब्रेव व्यक्ति है और एक ऐसे वंश की स्थापना भारत में कर देता है जो आगे आने वाले 316 वर्षों तक भारत पर शासन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आएंगे, आगे चलेंगे। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण यूसुफजई जाति पर हुआ। कहां पर हुआ, यूसुफजई जाति पर हुआ, जो सिंध से भी पहले के इलाके में रहती थी। जैसे ये वाला इलाका मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, सिंध था। तो यहां पर यूसुफजई जनजाति, उज्बेकिस्तान यहां फरगना था लगभग, और फरगना से ये आकर के इसने भारत पर आक्रमण किया था यूसुफजई जाति पर 1518-19 में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये बाबर भारत की तरफ क्यों आया, इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। तो दरअसल में क्या है, यहां कारण समझेंगे कि ये जो इलाका था, इस इलाके का नाम है आपका काबुल। ठीक है, काबुल। और काबुल में कौन था आपका, काबुल में था बाबर का चाचा उलूक बेग मिर्जा, बाबर्स चाचा। ठीक है, समझ लो, बस समझने की बात है। बाबर्स चाचा का नाम है उलूग बेग मिर्जा। ठीक है, ये चीजें नोट मत किया करो ना, कभी परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे। उलूग बेग मिर्जा, तो काबुल में जब उलूग बेग मिर्जा है और उलूग बेग मिर्जा की हो जाती है मौत, तो यहां की गद्दी खाली हो जाती है। और उलूग बेग मिर्जा का जो बेटा है अब्दुल रज्जाक, क्या नाम है इसके पुत्र का, इसके पुत्र का नाम है अब्दुल रज्जाक। ठीक है, सॉरी गलत लिखा है मैंने थोड़ा सा, ओहो, अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक क्या करता है, यहां गद्दी पर आ जाता है, लेकिन यहां भी ये विद्रोहियों का शिकार होता है। और वो लोग कोशिश करते हैं अब्दुल रज्जाक से उसका शासन छीनने की, जिसके पास बिल्कुल अनुभव नहीं है। क्या है, जिसके पास बिल्कुल अनुभव नहीं है। फिर से बच्चे आवाज में दिक्कत बता रहे हैं, 1 सेकंड का टाइम देंगे। अभी बताएंगे भैया, अभी बताएंगे, अभी आवाज ठीक है क्या, और सही ईमानदारी से बताना। सारे बच्चे लिखेंगे ईमानदारी से, ऐसे बेवजह ना लिखें। थोड़ा बहुत अगर बीच बीच में कभी इक्का दुक्का थोड़ी बहुत देर के लिए होती है तो उसके लिए ना लिखें। ठीक है, एक आध बार होती है तो इसको आज ठीक करा देंगे, प्रॉमिस। चलो अभी ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है, बात समझे। बाबर का जो चाचा था उलूग बेग मिर्जा, उसका शासन कहाँ था, काबुल में था। और उसका बेटा जो अनुभवहीन था, तो वहां पर कोशिश की उसके विद्रोहियों ने उसका शासन लेने की, कहां पर, काबुल में। तो ये अब्दुल रज्जाक ही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले बाबर को कहा, क्योंकि बाबर कहाँ था, यहाँ समरकंद में था, और बाबर को उसने कहा कि मेरी मदद के लिए भारत की तरफ आए। तब वो इस काबुल वाले प्रांत में, काबुल इलाके में आया, और इसके बाद ही भारत, इस बाबर का मन हुआ कि वो भारत की तरफ अपना अभियान करे। तो भारत की तरफ आते में पहला आक्रमण उसने किया यूसुफजई जाति पर। बाबर की लाहौर विजय ये हुई है 1524 में। लाहौर आप जानती है, पाकिस्तान, ये डिवाइडेशन से पहले पंजाब वाला लाहौर, जो भारत में भी पंजाब का हिस्सा आया और पाकिस्तान में जो हिस्सा गया वो वाला लाहौर। ठीक है,
अब एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था दोस्त, इस पे ध्यान देना, गौर फरमाना। क्वेश्चन था कि बाबर ने भारत आने पर कितने आक्रमण किए। तो इसको हम लोग कई बार आंसर 4 कर देते हैं, ये एकदम गलत उत्तर होता है। बाबर के कुल 8 आक्रमण हुए। पहला यूसुफजई जाति पर, दूसरा लाहौर विजय पर, और 2 लाहौर के समीप मुल्तान और सिंध के आक्रमण भी इसके गिने जाते हैं। ठीक है, तो वो 4 तो भारत आने से पहले भारत की मुख्य सीमा में, और 4 जो युद्ध आप इतिहास में पढ़ते हैं। तो आप कभी भी क्या बोलोगे, बाबर ने कुल कितने युद्ध लड़े भारत के लिए? 8 लड़े हैं, जिसमें से 4 मुख्य हैं। ठीक है जी। अब आते हैं बाबर के 4 मुख्य युद्ध कौन कौन से हैं। ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत कहां पड़ता है? आपका हरियाणा में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैं जवाब दे चुका हूं कि भैया पानीपत में ये क्यों युद्ध हुए, मैंने क्लास में समझा दिया। फिर भी एक बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन आ गया घूमते फिरते, कह रहा भैया पानीपत में ही क्यों युद्ध होते थे। मैंने कहा बैटल ग्राउंड यही है तो युद्ध कहां होंगे। देखो, इधर से अगर कोई लोग आएगा है तो राजा की सेना यहां होती थी दिल्ली में, तो राजा क्या बोलेगा उससे, आकर के मेरी गोदी में बैठ जा। राजा ऐसा थोड़ी बोलेगा, तो राजा भी प्रयास करेगा कि उसको दिल्ली आने से पहले रोका जाए। तो हरियाणा के यहाँ मैदान था तो इसीलिए यहां होते थे। और भारत के सभी युद्ध भैया आपका पानीपत में नहीं हुए, 3 ही तो युद्ध हुए हैं। भारत ने हजारों युद्ध लड़े हैं, तो हजारों में से 3 युद्ध पानीपत में हुए हैं। हाँ, ये बेशक बात है कि वो सत्ता परिवर्तन वाले बड़े युद्ध हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। यहां देखेंगे तो इधर ये किस किस के खिलाफ लड़ा था। इधर है इब्राहिम लोदी, IL से मतलब है इब्राहिम लोदी। कौन है ये? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। और विक्रमजीत। इसके खिलाफ कौन थे? आपका बाबर और दौलत खां लोदी, जो पंजाब का गवर्नर था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ हो गया था। तो ये पहले क्या बोलेंगे आप लोग, ये बाबर का साथ इन लोगों ने दिया और बाबर को भारत बुला लिया। किसने? दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने। ठीक है, यहां देखेंगे ध्यान से। इब्राहिम लोदी के ही रिश्तेदार थे, इब्राहिम लोदी को ही धोखा दिया। और पानीपत के युद्ध में किसको हरा दिया इन्होंने? आपका क्या बोलेंगे, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ध्यान से देखेंगे। इस युद्ध में बाबर ने क्या बोलोगे, तुगलुमा नीति का प्रयोग किया। युद्ध में तोप का प्रयोग किया और 24 तोप लेके बाबर भारत आया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोच रहे हो, एक तरफ कोई तलवार लेके लड़ रहा है और सामने से गोला आके फट जाए, 300 400 500 सैनिक एकदम से फट जाए, क्या सोचेगा? किसी ने सोचा होगा? तलवार लेके लड़ने जा रहे हैं और सामने से वो लेके आया है तोप। तोप का संचालन कौन लोग कर रहे थे? उस्ताद कुली खां। ठीक है, और बंदूकों की टुकड़ी लेकर के आया और उसका संचालन कर रहा था मुस्तफा। ठीक है, इस युद्ध के बाद में बाबर को कलंदर की उपाधि धारण की गई। यानी कलंदर से मतलब क्या था? कलंदर क्यों कहा गया बाबर को? क्योंकि बाबर ने अपनी विजयी के रूप में लोगों को दान दिया। यहां पर लोगों को उसने धन वितरित किया। ठीक है, अपनी विजय के उपरांत जब दिल्ली पर वो बैठता है, यानी अब दिल्ली की गद्दी तय हो चुकी है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसने तय कर दिया कि दिल्ली की गद्दी पर अब तुर्क नहीं रहेंगे, अब कौन लोग रहेंगे? अब मुगल रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके लिए कहा जाता है तुगलुमा नीति। इसमें आपका उस्मानी विधि थी, उस्मानी विधि। ठीक है, ये कुछ मेथड थे तोप चलाने के, उस्मानी विधि और एक रूमी विधि का इस्तेमाल इसने किया। ये दरअसल में क्या होती थी, देखो, तुलगुमा नीति को कहते थे कि तोप ली गई हैं, टेक्निक है, तोप के साथ युद्ध को बोलते हैं तुलगुमा। ठीक है, उस्मानी विधि, तोपों को सजाकर खड़े करना। भाई एक क्रम तो होगा ना, यस और नो, या ऐसी तोप कोई भी चला लो, कुछ भी ले जाओ तुम यहां, नहीं। उनको सेट करने का एक तरीका होता है कि भाई ये सेनापति चलाएंगे, ये 4 तोप आगे चलेंगे, 4 पीछे चलेंगे, तो इसको बोलते हैं उस्मानी विधि। और रूमी विधि में क्या आदेश होते थे? तो इन तीनों का इस्तेमाल किया गया, तुगलुमा, उस्मानी और रूमी विधि। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि धारण की गई। आगे चलें, नेक्स्ट, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें आपसे कि भैया खानवा कहां पर पड़ता है, और वो लोग जो, पहले ये समझें खानवा कहां पर स्थित है।
तो खानवा है आपका भरतपुर राजस्थान, मतलब आगरा से 30-35 किलोमीटर है ये, क्योंकि राजस्थान और यूपी के बॉर्डर मिले हुए हैं। भरतपुर राजस्थान में कौन खिलाफ थे इसके? राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां। क्योंकि आलम खां, दौलत खां जो अब तक आपका साथ थे बाबर के, वो बाबर के खिलाफ क्यों हो गए? क्योंकि बाबर ने उनके हितों की पूर्ति नहीं की। उन्होंने बाबर को बुलाया था कि आकर के हमारी मदद करो। उन्होंने सोचा कि बाबर वापस चला जाएगा, बाबर वापस चला जाएगा। लेकिन आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी के जब अपने हित पूरे नहीं हुए तो वो खुद क्या हो गए? बाबर के खिलाफ हो गए। क्योंकि राणा सांगा भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने, इतिहास ये दावा करता है कि जिनके द्वारा भी एक लेटर भेजा गया किसको? बाबर को, भारत पर आक्रमण के लिए, कि दिल्ली की गद्दी को आकर के ये खाली करें। ठीक है, तो इन सभी लोगों का एक त्रिगुट बन गया किसके? बाबर के खिलाफ। ठीक है, बाबर ने, और इन तीनों के पास लगभग प्यारे बच्चे यहां 80,000 की सेना थी और यहां बाबर के पास सेना थी 10,000 की। लेकिन कहते हैं कि बाबर की सेना को बहुत क्षति हुई, बाबर इस युद्ध को हारने ही वाला था और यहां बीच युद्ध में हारते हुए जिहाद का नारा दिया बाबर ने, इस्लाम को स्थापित करने के लिए नारा दिया उसने। बाबर ने कहा कि इस युद्ध में हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम मरेंगे तो शान से मरेंगे। क्या हुआ? जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। ये बाबर ने यही कहा था। और उसकी सेना में कहते हैं कि बाबर के स्टेटमेंट के बाद एक जोश आया और 10,000 की सेना वो लगभग 80,000 पर भारी पड़ गई। राणा सांगा जी को यहां पर तीर लगा इनकी आंख में और युद्ध भूमि से फिर ये क्या हो गया? चले गए। ठीक है, इसी युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे? विधर्मी का कत्ल करने वाला, यानी जो इस्लाम को ना माने उसका कत्ल करने वाला। ठीक है, कोई परेशानी? अब दरअसल में इस युद्ध में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। राणा सांगा के सहयोगी लोगों ने बड़ी सेनाओं के साथ में युद्ध लड़ा। एक सहयोगी था उनका मेदिनी राय। एक सहयोगी कौन है? राणा सांगा जी का एक सहयोगी था मेदिनी राय। लेकिन यहां बाबर बहुत परेशान हुआ इस युद्ध के बाद में। उसने बोला हमने इतनी बड़ी सेना को हरा तो दिया, लेकिन राणा सांगा जी ने ये हार स्वीकार नहीं की और इस युद्ध से जाने के बाद में उन्होंने तैयारियां करनी फिर से शुरू कर दी कि बाबर को हराएंगे। तो यहां पर एक प्रश्न आता है कि बाबर बहुत परेशान हुआ और वो मतलब कहते ना कि एकदम से चिंतित हो उठा कि युद्ध में हारने के बाद भी ये सर झुकाने को तैयार नहीं है। तो उसने बोला कि ये युद्ध का मुख्य कारण क्या था, किन लोगों ने सपोर्ट किया? तो सबसे बड़ा जो सहयोग था वो मेदिनी राय का था। क्या बोलोगे? मेदिनी राय का था। और मेदिनी राय के साथ में एक और व्यक्ति थे, हसन खां मेवाती। क्या बोलोगे? हसन खां मेवाती, जिन्होंने सहयोग किया था किसका? आपका राणा सांगा का। अब देखेंगे तो इसने बदला लेने के लिए क्या किया? चंदेरी, चंदेरी के किले पर आक्रमण किया। चंदेरी का किला कहां पड़ता है प्यारे बच्चे? ये आपका मध्य प्रदेश में है। इनको बोलते थे मालवा के शासक मेदिनी राय। कौन सा क्षेत्र? मालवा, एमपी में पड़ता है। तो मेदिनी राय के खिलाफ इन्होंने यहां पर अभियान किया, किले को इन्होंने घेर लिया। बाबर की सेना ने किले को घेर लिया और प्यारे बच्चे यहां इन्होंने संघर्ष किया बहुत ज्यादा। लेकिन कहते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर यही देखने को मिला। एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे, सबसे बड़ा जौहर। जौहर शब्द जानते हैं? यस और नो? और यस वालों की ही उम्मीद चाहूंगा क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं। सबसे बड़ा जौहर ऐसा कि बहुत सारे जो नजदीकी लोग थे, राजकुमारियां थी या रानियां थी, वो सभी अंत में जब उनको लगा कि अब बाबर की सेना अंदर आएगी, तो मुख्य कक्ष में किले के, चंदेरी के किले में इन लोगों ने प्यारे बच्चे सामूहिक आत्महत्याएं की। समझ रहे हैं आप? ग्रुप में सुसाइड, मतलब एक दूसरे को तलवार मारते रहे। कुछ चंद लोग जो करीबी लोग थे उन्होंने एक दूसरे की हत्याएं कर दी और बोले कि हम बाबर की सेना के हाथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जौहर हिंदुस्तान का कहां देखने को मिलता है? ये आपका मेदिनी राय के यहां चंदेरी के किले में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है, इस युद्ध की सफलता का जो क्रेडिट दिया जाता है 1528 में, ये क्रेडिट दिया जाता है शेर शाह सूरी को। क्योंकि शेर शाह सूरी इस समय तक क्या है? शेर शाह सूरी एक क्या बोलोगे? एक सेना नायक है बाबर की सेना में।
एक सेना नायक है, और इसके बारे में आपका जानता था बाबर कि इसके अंदर कितनी महत्वाकांक्षा है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए कितना तत्पर रहता है, इसकी महत्वाकांक्षाओं को बाबर जानता है। इसीलिए बाबर ने एक बार हुमायूं को सचेत भी किया था इसके लिए कि कभी जीवन में अगर बचना हो तो शेरशाह सूरी जैसे व्यक्ति से अपना बचाव करके रहना। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया विजयदीप जी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, वेरी गुड सर। सबसे पहला जौहर रंग देवी, बहुत शानदार। राहुल जी बिल्कुल ठीक आपने सर, अपने को अपना सुसाइड कर लेना ताकि अस्मिता दूसरे के हाथ में ना जाए, वेरी गुड। चलो, नहीं, यहां पर दो शब्द आते हैं। सबसे बड़ा जौहर से मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो, जौहर जब होता है, जौहर का मतलब होता है खुद को आग के हवाले कर देना। तो यहां पर सबसे बड़ा जौहर भी देखने को मिला। तो यहां बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने खुद को आग के हवाले किया। यहां पर इसके साथ में सामूहिक आत्महत्याएं भी हुई, दोनों चीजें यहां पर हुई। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड आदित्य मिश्रा जी, टू मच थैंक यू। चलें जी आगे। सर बैकग्राउंड चेंज कर दो भाई, ऐसे पानी पटाखे की दुकान मत बनाओ, इसे प्लीज रिक्वेस्ट है। बैकग्राउंड ऐसे चेंज नहीं होता, ये पीडीएफ है, एक बार लग के आ गई, इसे क्या दिक्कत है बताओ? अच्छे बच्चे बनो प्लीज, प्रार्थना है भाई, विनती है, रिक्वेस्ट है, ऐसी चीजों के चक्कर मत पड़ो तुम। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? फिर होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में क्या हुआ कि महमूद लोदी, जो लोदी अंतिम लोदी थे, लोदियों ने सोचा एक अंतिम प्रयास करेंगे, दिल्ली की गद्दी हमारी थी, ये बाबर की नहीं है। शेरशाह सूरी इस समय तक बाबर से अलग हो चुका था, और साथ में आ चुका था आपका नुसरत खां। तो ये लोग कौन थे? ये लोग थे बंगाल और बिहार में शासन करने वाले लोग। तो बंगाल और बिहार की तरफ से ये अंतिम प्रयास था। ठीक है, बंगाल और बिहार की तरफ से। और घाघरा कहाँ स्थित है? घाघरा स्थित है यूपी गोरखपुर। क्या बोलोगे? यूपी गोरखपुर में युद्ध हुआ। और यहां पर प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? घाघरा नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। इसीलिए इसको कहते हैं कि यह युद्ध जल और थल में लड़ा गया, जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो कितने युद्ध हमने पढ़े? बाबर के 4 युद्ध पढ़े। अब क्वेश्चन आएगा, इन चारों युद्धों में भैया क्या हुआ? तो चारों युद्ध में बाबर विजयी हुआ। क्या बोलोगे? चारों युद्ध में बाबर विजयी हुआ। चारों युद्ध में किसने जीते हैं? बाबर विजयी हुआ है। कौन कौन से? ऐसे ट्रिक की जरूरत तो नहीं है तुम्हें, बहुत सारे बच्चे ट्रिक्स के चक्कर मत पड़ा करो, तुम अच्छे छात्र बनना हमेशा। आप अपने माता पिता का गौरव हैं, और इतने कमजोर नहीं है हम लोग, है ना? क्या बोलेंगे? पहला उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी से लड़ा। मुख्य शासक कौन है? नाम इसी का आता है, बाकी किसी का नहीं पूछा जाता। दूसरा, इसने खानवा का युद्ध लड़ा। इसमें मुख्य शासक कौन थे? राणा सांगा। और राणा सांगा जी के लिए कहते हैं कि इस युद्ध में उनके 80 घाव थे शरीर पर, बाद में जिनके चलते 1528 में उनकी मृत्यु हो गई थी, युद्ध स्थल में वो नहीं मरे थे। तीसरा आपका कौन सा लड़ा उसने? चंदेरी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और साथ में आपका पांचवा, चौथा कौन सा लड़ा उसने? घाघरा का युद्ध। अब इसको अगर हम समझें तो ध्यान से समझना, तो कहां कहां युद्ध जीता है? पहला, ये दिल्ली उसने अपने अधीन किया पानीपत के युद्ध से। फिर वो राजस्थान की भूमि की तरफ ये एरिया उसने कवर किया। फिर एमपी की तरफ, यानी कि मेदिनी राय वाला इलाका उसने। और फिर बंगाल की तरफ। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली के आसपास वाला सारा क्षेत्र उसने संरक्षित कर लिया, सुरक्षित कर लिया बाबर ने, अपने आने वाले लोगों के लिए, यानी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? इस बात में कोई परेशानी? चलो भाई, शेरशाह क्या भैया बिहार से था? वो शेरशाह के बारे में शेरशाह हम पढ़ाएंगे, है भाई। पगलू बच्चू संदीप कुमार। बाबर का शासनकाल कितना रहा है? 1526 से 1530। अगर कमेंट में तुमको कुछ लिखना ही होता ना, कि तुम्हारी उंगलियों में ये खुजली होती है कि तुम कमेंट करे बगैर नहीं रुक सकते हो, तो दोस्त डेटा लिखा करो। डेटा मीन्स जो बोर्ड पर दिखता है, एटलीस्ट उसको लिख लिया करो।
तो फिजिकल मेमोरी तो बनेगी एक। चलो बोलेंगे भाई, भैया राणा सांगा जी को क्या जहर दिया गया था? प्यारे बच्चे, हर किसी के लिए इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं। राणा सांगा जी को कहते हैं कि उनके नजदीकी लोगों ने उनको जहर देना शुरू किया था, ये भी एक किंवदंती है। लेकिन दरअसल में कहते हैं कि इन्हीं घावों के चलते हुए, इसी वजह से बाद में यही घाव उनकी मृत्यु का कारण बने थे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भैया बाबर कभी किसी से हारा नहीं था। नहीं, बाबर हारा है, ऐसा नहीं है कि बाबर हारा नहीं है। तो ये तो बाबर के बारे में इतनी बातें क्लियर हैं। मैं आपको बता देता हूँ बाबर के बारे में। जब मैंने आपको परिश्रम में पढ़ाया था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक बयाना वॉर हुआ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बयाना युद्ध 1527। अब मैंने बताया आपको अभी कि 1527 में युद्ध कौन सा हुआ आपका? घाघरा का युद्ध। तो वो घाघरा का युद्ध बाबर ने इस बयाना के युद्ध का बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि यहां पर बाबर हार गया था। बाबर हारा था। और किसने हराया था? बहुत बेइज्जती यहां पर हुई थी। और राणा सांगा जी ने हराया था, हमारे देश के गौरव राणा सांगा जी ने इसको हराया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप अपने दिमाग में ऐसे कोई इमेज ना बनाए कि बाबर कभी हारा नहीं था। ठीक है, तो बाबर ने वो लगातार 4 मुख्य युद्ध जीते हैं और इसको इतिहास से गायब कर दिया गया है। बयाना वॉर को बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है, आप लोग इस बात को याद रखें। तब इसके लिए बाबर ने बदला लेने के लिए तब लड़ा था आपका, क्या बोलेंगे, तब लड़ा था उसने आपका, क्या बोलेंगे, पानीपत के बाद में आपका फिर खानवा का युद्ध। खानवा, ये इसी के बदले में लड़ा था उसने। खानवा के बाद में फिर चंदेरी, फिर घाघरा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, समझे भैया इतनी बात? बाबर की आत्मकथा मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षाओं में। अगर मैं बात करूं बाबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। और इसकी भाषा भी पूछी जाती है चगताई तुर्क। क्योंकि बाबर ऐसे क्षेत्र से था जो अफगान के संपर्क में था, तो तुर्क तो इसीलिए कहा गया। और इसकी जो जाति थी, इसकी जो जाति थी, जिस कबीले में ये रहता था, वो था चगताई। और इसकी भाषा को कहा जाता है चगताई तुर्क। ठीक है, और क्या बोलोगे? बाबर नामा, ये तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, इसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत? आत्मकथा लिखने वाला ये पहला शासक है किसका? मुगल काल का। अच्छा भैया, मुगल काल से पहले भी किसी ने आत्मकथा लिखी? हाँ, सल्तनत काल में। मैं आपसे पूछूंगा वो कौन है, फटाफट से बोलेंगे। सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिसको मैंने आपको बताया था कि इसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो सल्तनत काल में किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, फुतुहात ए फिरोज शाही, अगर आप लोगों को याद होगा। कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई एक बार। चलो भाई, कोई परेशानी? सर जी लिख के पढ़ा दिया करें। बेटा आप छठी क्लास के बच्चे नहीं हैं, इतने मैच्योर बने। आत्मकथा को मैं भी आत्मकथा ही लिखूंगा। कोई दिक्कत? भैया महाराणा प्रताप जी और राणा सांगा का क्या संबंध है? दादा है उनके, सिसोदिया वंश है। मैं महाराणा प्रताप जी के समय आपको सिसोदिया वंश समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यार अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे, ऐसे नहीं कि पीडीएफ से। अच्छा, तुम यूपीएससी की तैयारी कल करोगे या नहीं करोगे? आप कहोगे नहीं भैया मेरी तो नौकरी लग जाए, बस यही बात बन जाए। फिर कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में, बस ये एमटीएस की नौकरी मिल जाए। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे। कोई नहीं, ये अच्छा वे है। मैं आपको अपने तरीके से बताऊं, एक भाई होने के नाते मैं आपको सत्य बताऊं, तो इससे बेहतर तरीका कोई अध्ययन का ना तो हो सकता है। क्योंकि लिखने में एक तो मेरी कनेक्टिविटी आपसे खत्म होती है, और जब मैं किसी चीज को लिख रहा होता हूं, क्योंकि थ्योरी इतनी सारी हाथ से लिखना, वो एक बस एनर्जी लॉस है और कुछ नहीं। वो ऊर्जा को खत्म करना है ना, आपकी और हमारी कोई कनेक्टिविटी उसमें होती। बस लिखना होता, आप उतार रहे होते हैं उसमें, बाकी कुछ नहीं। ये उससे बहुत ज्यादा अच्छा तरीका। वेरी गुड। हाँ, कल ऐसे मत करना ना कि कल पता चले आप
तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की या सीजीएल की, या फिर कल आप आरओ आरओ दे रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल आप कहने लग जाओ टीचर से हाथ से लिख के पढ़ाओ। ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। आपको स्मार्ट बनना होगा, आपको अच्छा स्टूडेंट बनना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो सर, भारतीय राजाओं के बारे में भी बताएं। भारतीय राजाओं के बारे में आप प्राचीन इतिहास काल में पढ़ेंगे, आधुनिक में पढ़ेंगे। जब ये काल ही मुस्लिम काल है, अब इसमें मैं ऐसा नहीं हो सकता किसी फर्जी आदमी को मान के चलो मैं खुद को प्रेजेंट कर दूं कि नवीन शर्मा नाम का उज्जैन में एक शासक था, वो बहुत महान था, उसने बहुत संघर्ष किया। तो ऐसा कुछ है नहीं, अदरवाइज मैं बताता आपको। ठीक है, आगे आएंगे। सर वीएस का क्या मतलब होता है? वर्सेज, खिलाफ, विरुद्ध। विरुद्ध, विरुद्ध, कोई किसी के खिलाफ हो जाता है। इसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय विजयनगर को शक्तिशाली शासक बताया है। इसके तो पूछा जाता है बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस दक्षिण के शासक का जिक्र किया था? तो कृष्णदेव राय जी का जिक्र किया है। ठीक है, बाबर का मकबरा पहले आरामबाग आगरा में इसको दफनाया गया था। ठीक है, बाद में इसी की इच्छा थी तो इसको बाद में कहां पर, यहां से ले गए थे, इसकी अस्थियों को निकाल करके कहा, अफगानिस्तान में दफनाया। इसके बचपन का नाम क्या था बाबर के का? मोहम्मद जहुरुद्दीन था। और बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, यहां आपको ये जानना होगा कि 1530 में बाबर की मौत हो गई थी। क्या हो गई थी? बाबर की मौत हो गई थी। 1483 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, बाबर की मौत हो गई। तो यहां देखने की बात है, तो आप कह सकते हैं कि भैया ये लगभग 47 वर्ष ही जिया, और इसके 47 वर्ष जो हैं वो लगभग संघर्ष में बीते। कहते हैं कि बाबर ने 10 वर्ष की अवस्था में तलवार उठाई, और उसका मतलब प्रयोग तो पहले से सीखा उसने, लेकिन 10 वर्ष की अवस्था से उसकी तलवार चलती रही, और कहते हैं कि लगातार उसकी तलवार ये 37 वर्षों तक चली, यानी 47 वर्ष की उम्र का तब हुआ तो वो थक करके मर गया। बोलते हैं उसके अभियानों से वो क्या हो गया, थक करके उसकी मौत हो गई। और इसके 4 बेटे हैं, क्या नाम है? हुमायूं, कामरान, अश्करी और हिंदाल। अब यहां पर सबसे बड़ा कारण पैदा हुआ कि आगे गद्दी पर कौन आएगा? हुमायूं आएगा, लेकिन इसका एक बीज बो गया, कौन? बाबर। उसने जो क्षेत्र बांटा, ऐसे समझे कि उसने क्षेत्र बांटा आपका, हुमायूं उसने दिया, हुमायूं को जो दिया उसने दिल्ली वाला क्षेत्र दे दिया, दिल्ली। जो दूसरा पुत्र है कामरान, कामरान को उसने प्यारे बच्चे काबुल और कांधार दे दिए। काबुल, कांधार जो दिल्ली के मुकाबले बस थोड़े ही छोटे थे दोनों मिलाकर के दिल्ली के क्षेत्रफल से, काबुल, कांधार दे दिए। तीसरा बेटा अस्करी। ठीक है, अश्करी ये वही है जो अकबर की परवरिश करेगा। अश्करी, इसको संभल वाला क्षेत्र दे दिया गया। ठीक है, संभल वाला भारत में। और आपका हिंदाल को दे दिया राजस्थान में अलवर वाला क्षेत्र। धोखाधड़ी करेगा हुमायूं के साथ भाई हिंदाल। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र मिले वो इन दोनों बड़े भाइयों को मिले 6:5 में। क्या बोलोगे? 6:5 में। यानी छठा हिस्सा तो मिला हुमायूं को, और 5 हिस्से, ठीक है, 5 हिस्से मिले आपका किसको? अगर बात करें कामरान को। और बाकी के 9 हिस्से में ये दोनों भाई थे, अस्करी और हिंदाल। तो कुल 20 हिस्से किए गए, जिसमें से इन दोनों को 9 हिस्सा दिया गया। ठीक है, 9 हिस्से बटे हुए 4.5 4.5 हिस्से। 5वां हिस्सा कामरान को और छठा हिस्सा दिया गया हुमायूं को। यानी इन सबके क्षेत्रफल में बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। और साथ में हुमायूं से एक प्रॉमिस लिया बाबर ने कि अपने भाइयों की सुरक्षा करेगा, अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करेगा। और ये हुमायूं का कैरेक्टर था कि उसने अपने भाइयों से कभी झगड़ा किया भी नहीं। उसके भाई उससे विद्रोह करेंगे, ठीक है, वो उन विद्रोह को दबाएगा, लेकिन अपने भाइयों को दंड नहीं देगा, अपने भाइयों को सजा नहीं सुनाएगा। ठीक है, तो आपका प्रॉमिस को ये निभाता है, उस प्रॉमिस को ये निभाने का प्रयास करेगा। लेकिन इसके भाइयों को, जिनको लगभग बराबर क्षेत्रफल प्राप्त है, ये कोशिश करते रहेंगे कि दिल्ली की गद्दी हमको मिले। ये लगातार धोखा देते रहेंगे। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, चलो भाई।
गुरुजी बाबर की शादी किससे हुई थी? अरे बाबर की शादी से तुम्हें क्या लेना भाई? कोई मतलब है इस बात का? सिकंदर के पोते क्या नाम था? जो मैंने क्या बोला आपको, आप मेरी बातें सुनते हो या सुन के भूल जाते हो? मैं ये कहता हूँ अच्छा स्टूडेंट का काम होता है वो लिख लेता है, ये मेरा डाउट है, और इसके लिए गूगल और यूट्यूब है, आप रिसर्च करते रहें फालतू की चीज़ों पे। बाबर कब कब बीमार हुआ था, बाबर का कौन डॉक्टर था? नटखट बच्चों, आगे आएंगे। ठीक है, ये देखें गद्दी पे कौन उसके पुत्र हैं, किन के बीच संघर्ष हुआ है। तुम में से तुम लाइव हो सारे के सारे लगभग 9,500। तुम 9,500 में से, मैं सही बताऊं तुम्हें, 9,500 में से शरारती हो तुम मुश्किल से 25, कसम से 25 से ज्यादा 50। इतने शरारती तत्व हो तुम क्लास में, बस इससे ज्यादा कोई भी नहीं है। बाकी ये 9,450 जो होंगे ना, इनमें से कम 7-8 हजार तो चुपचाप पढ़ रहे होंगे। 7-8 हजार तो पढ़ रहे होंगे चुप। हजार ये कभी इनमें से 200-400। चैट रेट कितना है अभी बताओ? 900 बच्चे ही कमेंट कर रहे हैं, मतलब एवरेज 900 बच्चे का। तो यानी कि 8,000 बच्चे तो चुप पढ़ रहे हैं, चुप। एक बच्चा कह रहा सल्तनत काल और मुगल काल में क्या अंतर है, आपने सुना ही नहीं बच्चा। अब बताओ, मैंने पूरा अंतर आपको बता दिया कि वो लोग तुर्क हैं, ये मंगोलों के वंशज हैं। दिल्ली सल्तनत उसको इसलिए कहते हैं, वो मैंने दिल्ली सल्तनत में बताया था कि उनकी राजधानी दिल्ली रही, और मुगलों की राजधानी क्या हो जाएगी, ये आगरा की तरफ अपना सेंटर बना लेंगे, ये आगरा को अपना केंद्र बनाएंगे। ठीक है, तुम मान जाओ 800-900 तुम जो हो ना। बच्चा बहुत शांत होके पढ़ो। डाउट है पेन चलाओ, पढ़े लिखे तो हो या नहीं हो, या अनपढ़ हो? पढ़े लिखे तो हो तो सब कुछ जान सकते हो। डाउट उधर लिख दिया करो, कमेंट में नहीं। हुमायूं, हुमायूं को सबसे बड़ा क्षेत्रफल मिला, कमेंट सेक्शन में बताइए हुमायूं को कौन सा क्षेत्र मिला है? दिल्ली। ठीक है, मुख्य क्षेत्र इसी को मिला। इसके बचपन का नाम, जैसे बाबर ने एक क्वेश्चन पूछा था हुमायूं से कि भाई या सल्तनत, तो मतलब इससे क्वेश्चन करता रहता था बाबर। हुमायूं से पूछता है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा, उसने पूछा सबसे बड़ी चीज क्या है, दिमाग या हथियार? उसने कहा सबसे बड़ी चीज है दिमाग जो हथियार की तरह हो। ऐसे क्वेश्चन वो पूछता रहता था उससे, ऐसे पूछ रहा कि भाई या सल्तनत, तो उसने बोला सल्तनत, लेकिन भाइयों के रक्त पर नहीं। और ये सिद्धांत तुम भी अपनाना अपनी जिंदगी में, ये तुम सीख सकते हो कि आजकल प्यारे बच्चे क्या होता है कि जो रंजिश का कारण है बहुत सारे घर परिवारों में, जो बहुत प्यार से रह रहे होते हैं, और बहुत प्यार से रहने के समय के बाद में एक समय ऐसा आता है कि घर में बंटवारा होता है, होता है डेफिनेटली, और उस बंटवारे के समय काफी रिश्ते टूटते हैं। आप ऐसा मत करना, है ना? जो है टेक्निकल तरीके से करना, या तो 50-50 करके एकदम से परफेक्ट जो होता है, या आप कुछ छोड़ पाए तो छोड़ देना। अगर थोड़ा बहुत आपको या कुछ देना पड़ता है तो देना, तो ऐसे ही तुम बोलना सल्तनत चाहिए लेकिन भाइयों के रक्त पर नहीं, के लिए लड़ाई झगड़ा ना करे। तो हुमायूं गद्दी पर आया। हुमायूं पहले तो रहेगा 1530 से 1540, 10 वर्षों तक। 10 वर्षों तक, और ये मत सोचना कि मैं ही क्यों छोड़ूं, सामने वाला ही नहीं छोड़ रहे, वो बेईमानी कर रहे हैं तो हम बेईमानी क्यों ना करें। एक फकीर, समझना तुम मेरी बात को, एक फकीर एक गांव में गया। फकीर मतलब समझते हो, जो जिसका मन भगवान में लग गया है। तो वो गांव में गया तो लोग उससे बहुत ईर्ष्या रखते थे, यार अपना ध्यान नहीं रखता है, बिल्कुल गंदा बंदा सा आ जाता है रोज। बोले इसका इलाज करते हैं फकीर का। वो फकीर भगवान की भक्ति में था, तो लोगों ने, वो इस गांव में ना आए फकीर, कुछ अमीर लोगों ने उसको जूते की माला पहना दी। जूते की माला, अब जूते की माला पहना दी तो क्या रिएक्शन रहा होगा? तो वो फकीर हंसा। अब अमीर तो जल ही जाने थे, वो अमीर लोग चिढ़ गए यार कि हम तो ये सोच रहे थे फकीर गंदा सा आदमी हमारी गली में ना आए, ये हंस रहा है। बोला हंस क्यों रहा है भाई? उसने बोला कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं उससे जो कुछ कहता हूँ वो उसी को पूरा कर देता है। मेरे पास जूते नहीं है पहनने को, मैं कल सुबह ही कह रहा था कि जी जूते मिल जाएं
कैसे भी करके दो, ठंड का समय है और इतने सारे जूते मिल गए। तो कहने की बात है कि आपको हर अवस्था में पॉजिटिव रहना चाहिए। जब प्यारे बच्चे संकट आएगा ना आपकी जिंदगी में, या कुछ भी बेकार पल आएगा, तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि संकट जब पैदा होता है ना, उसी के साथ उसका हल भी पैदा होता है। बस वो देर सबेर कहीं घूम फिर के आएगा, आएगा आपके पास ही, अगर आप सकारात्मक है उस संकट को इसी समय देखते हुए झेलने के लिए कि इसका हल आएगा। आज आपकी जो भी कंडीशन है, मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत सारे बच्चों की शुरुआत होगी तैयारी की, उन्हें शायद अभी इफेक्ट नहीं पड़ता होगा। जिन बच्चों को तैयारी करते हुए थोड़ा समय हो गया होगा, वो तड़पते होंगे नौकरी के लिए, घर की स्थिति होगी, जो कुछ भी होगा वो सब आप अच्छी तरह जानते हो। तो ऐसे हर चीज का हल होगा और वो आपकी मेहनत से होगा। ठीक है, तो 10 वर्ष और फिर 1555 से 1556, यानी ये भैया यहां कहां गया 15 साल। मैंने बोला शेर शाह सूरी इसको भारत से भगा देगा, भारत से भगा देगा। तो 1555 से 1556 तक ये रहा। हुमायूं का इतिहास में कोई बहुत बड़ा योगदान है नहीं, तो वो पढ़ लो एक बार। इसके बचपन का नाम खोदमीर याद रखें बस। जन्म इसका काबुल में हुआ। पिता कौन है इसका, पिता कौन है इसका, बोले एक बार, आप कहेंगे बाबर है। माता थी इसकी माहम बेगम। गद्दी पर बैठने से पहले ये बदख्शा, क्या बोलोगे, बदख्शा का सूबेदार था और 11 वर्ष में बना था। भैया ये बदख्शा कहाँ है, ये ईस्ट अफगानिस्तान में एक जगह है, यानी कि पूर्वी अफगानिस्तान में एक जगह है। ठीक है, तो किसकी मौत हो चुकी है, बाबर की मौत हो चुकी है। और बाबर की मौत के बाद में राज्याभिषेक हुआ है किसका, आपका 1530 में हुमायूं का। इसको गद्दी पर बैठाया गया क्योंकि बाबर के अनुसार ही इसको दिल्ली मिलनी थी। ठीक है, चलो भाई, 1531 ये इसका पहला अभियान है, पहला अभियान है इसका ये। ठीक है, पहला अभियान क्या, कालिंजर के किले पर, जहां के शासक कौन है, प्रताप रुद्रदेव। और कालिंजर का किला बांदा, यूपी का दुर्ग इसने जीत लिया। कालिंजर का किला कहां पड़ता है, बांदा में। तो अपने पहले अभियान में ये उत्तर प्रदेश की तरफ अभियान करता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हुमायूं एक असफल शासक है, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआती कुछ विजय रही, ये तो शेर शाह सूरी ने इसको कूटनीति से हराया है। 1532 चुनार का किला घेरा, और भारत का महान शासक है शेर शाह सूरी। वो मैं तुमको पढ़ाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, कल ही की क्लास में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। फिर इसने चुनार का घेरा घेरा जो आपका मिर्जापुर में है। कहां पर, मिर्जापुर में। और इसकी अगर बात करते हैं हम, मिर्जापुर में मतलब इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के जो शासक थे, ठीक है, जिनको विक्रमीजीत कहा जाता है, उनके भाई ने एक समाधि ले ली थी, सन्यास ले लिया था। तो उनके भाई जब जंगलों में आ गए थे यहाँ रह करके, तो उनके जो शासक भाई थे उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर किला बनाया कि अपने भाई की सुरक्षा रहे, क्योंकि वो सन्यास ग्रहण कर चुके हैं, तब करेंगे वो। ठीक है, चुनार का किला। तो यहां पर संधि हुई हिंदू बेग के माध्यम से। और मिर्जापुर वाले, कोई भी बच्चा हो, जब मैं मिर्जापुर आऊं ना या बांदा आऊं, तो ये दोनों किले देखने हैं मुझे। ठीक है, तुम ही दिखाओगे। चुनार का किला, तो चुनार का किला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल में इस समय शासक कौन था यहाँ पर, जब इसका आक्रमण हुआ तो ये शेर खां के अधीन था, वही शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी हम कल पढ़ेंगे कैसे कैसे उसने अपना कंट्रोल, जब वो बाबर को छोड़ करके गया और उसको लगा कि तेरे खुद के अंदर इतना पोटेंशियल है कि तू दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकता है, तो वो अपने आप की शक्ति को बढ़ाने के लिए बंगाल और बिहार में प्रयास करता है। ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक बच्चा कह रहा है कि भैया ये प्रताप रुद्रदेव वही हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। तो इस बच्चे का माइंड सेट समझना। ना तो इस बच्चे को ये पता है कि अलाउद्दीन खिलजी वाला वो प्रताप रुद्रदेव 1296 में था। तो प्यारे बच्चे, वो 1531 में कितने साल होते हैं, 235 साल। उस समय भी कोई उम्र उसकी रही होगी, तो 235 साल का तो ये अंतर हो गया। तुम ज्यादा स्टेटस देखते हो क्या, शायरी ऐसी तड़क फड़क वाली ज्यादा शायरी सुनते हो क्या, आग पलट दूंगा, सूरज पलट दूंगा, धरती फाड़ दूंगा, इस तरह की ज्यादा वीडियो देखते हो क्या। ऐसे ही बच्चों में मिलती हैं ये कमियां।
थोड़ा तो लॉजिक लगाओ भाई। हाँ, कितने साल का आदमी तुमने कर दिया बैठे बैठे अपने घर। चलो, बाबर स्वाभाविक मौत मरा है। किसी की मौत के बारे में नहीं बताऊं कभी भी तो समझ लो ना उसकी स्वाभाविक मौत है, कुछ विशेष नहीं है उसकी मौत में। बाकी अकबर, अकबर को पेचिस हो जाएगा, डायरिया, दस्त लग जाएंगे अकबर को, तो मैं बताऊंगा आपको अकबर कैसे मरा था, निश्चिंत रहे। फिर आता है दोहरिया का युद्ध जीता इसने। क्या जीता? 1532 में शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को इसने यहां पर हराया है। ठीक है, महमूद लोदी को इसने यहां पर हराया है। नेक्स्ट, 1533 में इसने दीन पनाह पुस्तकालय की, जो दिल्ली में है, स्थापना की। ठीक है, ये पुस्तकालय, दीन पनाह पुस्तकालय, यहाँ पर पुस्तकें, और इसी दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मौत हुई। 1539 में बंगाल को जीत करके बंगाल अभियान इसने किया। इसको पता चला कि शेरशाह सूरी उधर अपनी शक्तियां कर रहा है इकट्ठी, और दिल्ली के लिए कल हानिकारक होगा, तो बंगाल इसने अभियान किया। और बंगाल को पहले गौड़ प्रदेश बोलते थे, बंगाल का नाम इसने क्या कर दिया? जन्नताबाद। अब यही जो बंगाल विजय है, यही नाश ले जाएगी हुमायूं का। कैसे जी? दिल्ली का नियंत्रण ये देख के आया अपने एक नजदीकी आदमी शेख बहलोल को, क्योंकि जब दिल्ली से गया आपका, कहां पर? दिल्ली से गया आपका बंगाल में, तो कंट्रोल दे के आया शेख बहलोल को। बंगाल विजय के दौरान हिंदाल ने शेख बहलोल, हिंदाल कौन है? इसका भाई था। इसके भाई तो सोचते थे गद्दी पे हम कब बैठे, तो हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। अब बहुत जल्दी रहेगी हुमायूं को भाग के जाने की, कि अब दिल्ली पहुंचूं मैं और हिंदाल को हटाऊं, अपने भाई को समझाऊं जा करके। लेकिन रास्ते में ही शेरशाह सूरी अपने रिश्तेदारों की, अपने ससुरालिया बोलते ना कि इसकी ससुराल थी शेरशाह सूरी की, कल बताऊंगा, तो इसको बीच में ही हरा देगा हुमायूं को, और हुमायूं को 2 लगातार पटकनी ये देगा। ठीक है, अभी पहले आप हुमायूं के बारे में जाने। दिल्ली वापस जाते समय चौसा का युद्ध हुआ। अभी सिर्फ डेट याद कर लें, कल इनके कारण बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो भाई। भैया जब आप इतिहास पढ़ाते हैं ऐसा लगता है कि आप उस टाइम थे, ऐसा थोड़ी होता भाई, होना जरूरी है क्या है? ऐसा नहीं है। दिल्ली वापस आते समय ये आपका फोकस है कि आपको चीजें समझ में आती हैं। चौसा का युद्ध 1539 में हो, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। अभी सिर्फ नेम और डेटा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहाँ हुमायूं बुरी तरह हारता है, करमनाशा नदी में कूद गया। एक निजाम भिस्ती था जो वहां पर काम कर रहा था, तो उसने नदी में कूद के जान बचाई हुमायूं की। हुमायूं उससे वादा करता है कि अगर मुझे दिल्ली की गद्दी मिली तो मैं तुमको एक दिन का शासक बनाऊंगा। ठीक है, ऐसा हमीदा बानो बेगम लिखती है हुमायूं नामा में। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि उसने इसको 2.5 दिन का शासक फिर बनाया, जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1555 में दोबारा। तो चमड़े के सिक्के, तभी एक दिन के लिए ये बैठा निजाम भिस्ती, तब इसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, लेदर कॉइन्स 2 व्यक्तियों ने चलवाए हैं। देखो, अगर आपसे पूछे कि चमड़े के सिक्के किस व्यक्ति ने चलवाए, तो वो निजाम भिस्ती को जानना चाह रहा है। लेकिन वो कह दे चमड़े के सिक्के किस शासक ने चलवाए, किस एम्परर ने चलाए, तो इसका मतलब है वो मोहम्मद बिन तुगलक को जानना चाह रहा है। ठीक है, कभी गलत नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? कृष्णा यादव, टू मच थैंक यू। मोहन चौधरी कह रहे हैं, नहीं सर जी, सच में लगता है कि आप थे। अरे ये ऐसा, यार तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? ये एक अध्ययन का तरीका होता है। आप ध्यान से सुन रहे हैं, मैंने इन चीज़ों को बस बहुत अच्छे से पढ़ा है, इतना है। क्योंकि हम सिर्फ डेटा डेटा पे बात करें तो हमको चीज़ें समझ में नहीं आती कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ। उसका एक रीजन होना चाहिए कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है? कोई दिक्कत इस बात में? और इसके बाद में बाबर भागने का प्रयास करता है, दिल्ली आगरा पहुंचता है, आगरा अपने सारे धन वन को इकट्ठा करता है। ठीक है, वो करेगा इस युद्ध के बाद में। कैसे? 1540 में फिर से ये प्रयास करेगा कन्नौज में, और यहां पर बिलग्राम का युद्ध हुआ, ये भी इन दोनों के बीच हुआ। कौन जीता? शेरशाह सूरी। कहने का मतलब है दोनों युद्ध शेरशाह सूरी जीता, और हुमायूं को भारत से भागने को विवश कर दिया, और दिल्ली पर द्वितीय अफगान वंश की स्थापना हुई, जिसको हम सूरी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, हुमायूं भागकर आगरा से, आगरा पैसा वैसा लिया इसने, जैसे बोले जाता ना केजीएफ में अपना सारा पैसा,
भर के, वो कहते हैं ना कि ये वापस नहीं आएगा हेलीकॉप्टर में बैठ के। तो हुमायूं भी भाग गया आगरा से, पंजाब सिंधु गया, ठीक है, और 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली, ठीक है। युद्ध हार चुका, शर्म नाम की चीज नहीं है, शादी पे फोकस है। ऐसे ही हमारा यूथ है, हमारे यूथ का भी यही काम है। मतलब पहले अपनी कामयाबी नहीं देख रहे हैं, पहले अपनी कामयाबी नहीं, पहले हाय हेलो के जवाब देने हैं, किसका आंसर आ रहा है। ब्लॉक कर दो सबको, सबको ब्लॉक कर दो, जो लग रहा है तुम्हारे सफलता के बीच में उसको ब्लॉक कर दो। सच में मत कर देना कभी मुझे गालियां मिले भैया। मतलब कहने का मतलब अपनी सफलता पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, इंपॉर्टेंट टाइम है वो किसी को ना दें, ठीक है। तो हुमायूं कहाँ गया है, भागकर आगरा से पंजाब सिंधु गया और 1541 में हमीदा बेगम से उसने शादी की। कल की क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कल ही मैं आपको कैरेक्टर समझाऊंगा। एक छोटा सा सैनिक शेरशाह सूरी कैसे दिल्ली की गद्दी पर पहुंच गया। तो यहाँ हमको समझना चाहिए प्यारे बच्चे, प्रकृति अवसर सबको देती है, आपको भी अवसर मिलेगा। बात यह है कि आप उसके लिए डिजर्व करने चाहिए। कभी जिंदगी में प्यारे दोस्त ऐसा कोई काम मत करना, क्योंकि इंसान खुद को सबसे अच्छा जानता है। आप दुनिया की नज़रों में बेशक कितने अच्छे बन सकते हैं, लेकिन आपके दिल को पता होता है आप कैसे हैं। तो वो सबसे बेहतरीन इंसान बनना कि आप जानते हैं आप बेहतरीन हैं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपको पता होना चाहिए। तो कभी ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से आपके घर, आपकी या किसी की भी मतलब ये नज़रें झुकने को हो जाएं कि इसने एक ऐसा कलंकित काम कर दिया। तो महान कार्य करने हैं, झूठ ना बोलें, किसी से प्रॉमिस करते निभाएं, और कोई जालसाजी फरेब की जरूरत तुम्हें ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। आजकल के जो मैं बोलता हूँ ना यूथ, ये जवान कौम है ना प्यारे बच्चे, 20 से 25 के बीच के, ये फरेब में फंसे हुए लोग हैं। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। प्लीज़ ना करें, कुछ नहीं होता उससे। चुनाव करें अच्छे से, अपने प्रोमिस निभाएं, ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।